हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आने वाले सीटेट की तैयारी आप लोगों ने करनी शुरू कर दी होगी, क्योंकि आपको पता है कि तैयारी एक दिन में नहीं होती है। हमें लगातार अपने क्वेश्चन करने और कहाँ पर कमी है उसको पूरा करना है और पूरा सिलेबस भी करना है। तो आज के जो हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में हर बार पूछे हुए क्वेश्चन है। किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो लगातार आपको क्लास में बने रहना है और आपको बता करके जाना है कि 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए और आपकी कैपेसिटी मतलब कितने क्वेश्चन करने की है, अच्छी तरीके से आप सही कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। तो इस क्लास को सभी के पास में शेयर कर दीजिए। अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है, भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। आपको बताना है कि जो भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं ये मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए। पहला ऑप्शन है परीक्षा पद्धति पर, जबकि दूसरा ऑप्शन है बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, जबकि तीसरा ऑप्शन है समय अवधि पर, जबकि चौथा ऑप्शन है लक्ष्य भाषा पर। तो आंसर करना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का। भाषा शिक्षण की विधियाँ मुख्यतः निर्भर करती हैं बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हम लोग हिंदी पेडागोजी के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि टॉप क्वेश्चन हैं और आपके दोनों पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आए हुए ही ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। लिखा है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। तो आपको बताना है कि कविता जब हम लोग शिक्षण करते हैं तो उसमें ऐसा कौन सा तत्व होता है जो उसे गद्य से अलग कर देता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा तत्व जो उसे गद्य से अलग करता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए और इसका आंसर कर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गेयता, यानी कहानी को हम पढ़ते हैं और जो हमारा पद्य होता है, कविता होती है, उसको हम गाते हैं, एक सुर में गाते हैं। कहानी को हम रुक रुक के भी पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक है। तो आप लोगों को आंसर करना है कि अर्थ की जो गहनता होती है उसको समझने में कौन सी पद्धति ऐसी है जो सबसे ज़्यादा सहायक रहने वाली है। फटाफट सभी को आंसर करना है। पहला ऑप्शन लिखा है द्रुत पठन, दूसरा ऑप्शन लिखा है सोसर पठन, तीसरा ऑप्शन लिखा है धीमा पठन, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है मौन पठन। तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। अर्थ की गहनता को समझने में जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक रूप से सहायक रहने वाली पद्धति वह है मौन पठन, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य आपको बताना है। इन 4 ऑप्शनों में से भाषा के शिक्षण का उद्देश्य रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। जो आंसर होते हैं उसको काटना आना चाहिए, कि जो नेगेटिव आंसर होते हैं उनमें ना लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा, सिर्फ लगा होगा, केवल लगा होगा, तो आपको ये सब काटने हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन लिखा है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना, यानी ना करना बिल्कुल भी, ये कैसा हो गया? निगेटिव हो गया, यानी आप इसका ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता है। दूसरा लिखा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तो हतोत्साहित करना यहाँ पर आपका गलत हो गया। अगर होता प्रोत्साहित करना तो सही होता। तो ऑप्शन नंबर बी को भी हम काट सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वर्ण यहाँ पे लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। व्याकरण सीखने पर हमें बल नहीं देना है। यहाँ पर भाषा शिक्षण सीखना है, ना कि नियम सीखने हैं। जहाँ पे नियम आ जाते हैं वहाँ पर निगेटिव हो जाता है, तो इसीलिए व्याकरण में होते हैं नियम, इसीलिए ये भी हो गया आपका गलत। अब आपके पास बचा है सिर्फ ऑप्शन नंबर डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो इसका यही जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। भाषा शिक्षण में सहायक है। आपको बताना है कि भाषा के शिक्षण में से क्या सहायक रहने वाला है। पहला ऑप्शन देखिए, पढ़िए और समझिए और आंसर कीजिए। लिखा है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा है शुद्ध भाषा पर बल, जबकि तीसरा ऑप्शन लिखा है साहित्य का शिक्षण, जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो बताइए भाषा शिक्षण में इनमें से क्या सहायक रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के जो शिक्षण में सबसे ज़्यादा सहायक होता है निदानात्मक व उपचारात्मक कार्य। अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ को पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो उसका निदान करना और उसका उपचार करना, किस प्रकार से वह पढ़ पाएगा, इसीलिए भाषा शिक्षण के लिए सबसे सहायक ऑप्शन नंबर ए आपका रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया आपको बतानी है क्या है। अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, या फिर भाषा की कक्षा में ही संभव है, या फिर घर में संभव नहीं है, या फिर विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। तो आपको बताना है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। हमने अभी बात की थी कि आपको नेगेटिव को जितने भी ऑप्शन होते हैं सबको काट देना है, तो अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अत्यंत जटिल, तो ये जो है ये नेगेटिव में आ गया, जटिल वाला। भाषा
की कक्षा में ही संभव है। हमने कहा था सिर्फ केवल, ये यहाँ पे शब्द आते हैं वो भी गलत में आता है। घर में नहीं, नहीं तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो आपके पास बच गया ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए और आंसर कीजिए। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? क्या कविता में अलंकारों की पहचान को देंगे, कविता का भाव विश्लेषण करेंगे, या फिर कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करेंगे, या फिर कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति को देंगे? तो आपको आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। इसका जो सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, कविता का भावपूर्ण पाठन और रसानुभूति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 सभी लोग पढ़िए और सही से आंसर करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही टॉप क्लास के क्वेश्चन है सारे के सारे, आपको बता करके जाना है कितने क्वेश्चन आप कर पाए। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, बताइए क्या इसका सही होगा? विद्यालय आने से पहले बच्चे क्या करते हैं? पहला ऑप्शन लिखा है भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। दूसरा ऑप्शन लिखा है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते हैं। तीसरा ऑप्शन लिखा है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लेश होते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन लिखा है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं। तो जब बच्चे स्कूल आते हैं उसके पहले की यहाँ पर बात की जा रही है, तो आपको उसी प्रकार से इसका आंसर देना है समझ के। क्या स्कूल आने से पहले बच्चों को पूरा व्याकरण जो है उसकी समझ होती है, सचेत होते हैं? नहीं होते हैं, उनको नहीं पता कि व्याकरण क्या है, कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है। दूसरा लिखा है भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, तो ये हो गया निगेटिव। क्या उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं होता? वो पापा मम्मी ये सब तो बोल ही लेते हैं, जो उनका लोकल लैंग्वेज होगा उसको तो बोल ही लेंगे, इसीलिए ये भी गलत हो गया। सी लिखा है अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लेश होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सी हमारा बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन हमको डी भी देखना है क्योंकि अभी तक हमने डी को टच नहीं किया है। डी लिखा है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, तो ये हो गया गलत। क्या कोई बच्चा जब स्कूल जाता है तो हिंदी मतलब हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये सभी भाषाओं में दक्षता रखता है? नहीं रखता है। वो सिर्फ अपनी भाषा समझने और समझाने की कुशलता से लेश होता है। वो अपनी मातृभाषा को समझता है। जब आप कुछ उससे बोल रहे हैं कि आज मतलब क्या खा कर के आए हैं, तो बच्चा बताएगा आलू भिंडी। जो भी कुछ खा के आया होगा वो सिर्फ अपनी भाषा में बोलना और समझना जानता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। जो शिक्षक होता है उसकी स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, या फिर बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, या फिर बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो आपको बताना है कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमें पता है कि यहाँ पे निगेटिव है, कोई प्रभाव नहीं डालना, तो ये तो नहीं होगा। बी लिखा है बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी लिखा है बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है, तो बाध्य नहीं करती, ये निगेटिव वर्ड में आ गया, बाध्य करना, जोर डालना। ऑप्शन नंबर डी सही है, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, कि जो हमारा शिक्षक है उनकी जो है साइंस बहुत अच्छी है, मैथ बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी, इंग्लिश बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी तरीके से वो उनका वर्णन करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। तो आंसर कीजिए, जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः क्या होता है? शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, या फिर पाठ्यपुस्तक शब्दकोश देखना, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोगों को आंसर करना है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, या फिर पाठ्यपुस्तक शब्दकोश, या फिर सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। तो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार जो होता है वो होता है कि आप मतलब कि किस समाज में रहते हैं और आपके आसपास का सांस्कृतिक परिवेश किस प्रकार का है। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिखा है कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? अगर आप कक्षा 1 और 2 के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं तो आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? जो बहुत छोटी हो, जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हों, जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो आपको बताना है आप इनमें से किस चीज़ का प्रयोग करने वाले हैं जब आप कक्षा 1 और 2 के बच्चों को कहानी पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिसके शब्दों में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का। 12 है स्वसर पठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताना है कि स्वसर जो पठन होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा यहाँ पर।
पहला ऑप्शन है बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, दूसरा ऑप्शन है बोल बोल कर पढ़ना, तीसरा ऑप्शन है द्रुत गति से पढ़ना, जबकि चौथा ऑप्शन है मौन पठन करना। तो श्वसन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों की पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी साथी मित्रों को अपने सभी साथियों के पास में इस क्लास को भेज दीजिए और उनसे बोलना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन क्लासें यहाँ पर मिलने वाली हैं। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 13, चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। नॉम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा, पढ़िए और आंसर कीजिए। तो आपको पता होगा कि चॉम्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो है जन्मजात होती है, ये चॉम्स्की ने कहा था। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कर लिया है उनका सबका बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शन नंबर बी देखिए, लिखा है क्षमता नहीं होती है, निगेटिव हो गया। लिखा है क्षमता बहुत सीमित होती है, सीमित यानी कि ये भी निगेटिव हो गया। और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी होता है, तो ये भी नहीं है जरूरी, ये भी निगेटिव में आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए। लिखा है पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र या फिर भाषा प्रयोग के अवसर। तो जहाँ पे आपको अवसर दिख जाए, भाषा प्रयोग का अवसर हो, लिखने का अवसर हो, खेलने का अवसर हो, उससे पॉजिटिव आंसर नहीं हो सकता उस क्वेश्चन के लिए। इसीलिए इसका जो सही आंसर है भाषा प्रयोग के अवसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। लिखा है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हों जो सरल भाषा वाले हों या फिर बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। अभी हमने बात की जहाँ पर अवसर का नाम लग जाए, लिखा हुआ दिख जाए, उससे पॉजिटिव आंसर नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी बिल्कुल सही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अवसर आ गया। बाकी आपका ये और ये दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त क्या है। क्या सरल पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए, बाल साहित्यों का साहित्य होना चाहिए, या फिर चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा होनी चाहिए, या फिर निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों में आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण बिल्कुल सही है। इसका अधिकतर बच्चे बी करके आते हैं तो उनका हो जाता है गलत। इसका ऑप्शन नंबर डी सही था। अगला क्वेश्चन है बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना। हमने कहा था कि जहाँ पे अवसर लग जाता है उसका वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाषा प्रयोग के अवसर देना, इससे पॉजिटिव इसका आंसर नहीं होगा, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। उसके नीचे देखना लिखा है कि साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, तो ये आपका गलत हो गया। पुरस्कार देना, आप कितनी बार पुरस्कार देंगे, धीरे धीरे बच्चे के अंदर उसको पता चल जाएगा कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमें पुरस्कार मिलेगा, धीरे धीरे बच्चा काम करना बंद कर देगा। तो नेगेटिव में आता है पुरस्कार वाला। व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था वो था ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग के अवसर देना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, लिखा है भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। क्या बाल साहित्य की पुस्तकों का है, या फिर विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का है, राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का है, या फिर विभिन्न प्रकार की कविताओं का है। तो आपको बताना है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो इसका जो सही आंसर है बाल साहित्य की पुस्तकों का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िए और आंसर कीजिए सभी लोग। लिखा है वे कथन जो आपसी व्यवहार में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं। तो आपको बताना है कि वो कथन जो आपसी व्यवहार में हम लोग बातचीत में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अनौपचारिक कथन, औपचारिक कथन, प्रासंगिक कथन, या फिर तर्कसंगत कथन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्हें हम कहते हैं अनौपचारिक कथन। क्या कहेंगे जो हम लोग आपसी बातचीत में प्रयोग करते हैं, अनौपचारिक कथन। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, उम्मीद है आप लोग सही आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको है। लिखा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। आपको इसका आंसर देना है, फटाफट सभी लोग आंसर करिए इसका क्या सही रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है सुनीता अपने प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, यानी कि प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, इसीलिए वो कहानी सुनाती है, फिर उस पर चर्चा करती है। या फिर पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, या फिर कहानी सुनाने में समय नष्ट कर रही है, या फिर कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध कर रही है।
तो ये दोनों तो आपके बिल्कुल नेगेटिव हो गए। आपको बताना है कि पहला और दूसरे में क्या सही रहने वाला है। यहाँ पर है कि सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है, तो ये भी गलत हो गया। बिल्कुल साफ साफ आंसर इसमें बी आ रहा है कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके 20 में से 15 से 18 क्वेश्चन सही निकले होंगे। अगर सही निकले हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितने सही निकले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से आपको बेहतरीन क्लासें मिलती रहेंगी। अपडेट क्लासें मिलेंगी, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। CDP हो, चाहे हिंदी हो, चाहे EVS हो, चाहे मैथ्स पेडागोजी हो, सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान के भी पूरे के पूरे क्वेश्चन करवा जाएंगे, चाहे प्रीवियस ईयर हों चाहे आने वाले हों। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।